नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग पिछली 3-4 क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया है। देखो लो, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने पहली क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था। इसके साथ साथ हमने बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने उस चैप्टर के अंतर्गत आपको 3 क्लासेस दिए हैं और वो 3 क्लासेस आपको बहुत बेनिफिट्स देंगी। आगे चल के जितनी भी बायोलॉजी में साइंस के अंतर्गत जितना जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वो क्लास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो उन क्लासों को जाके सब लोग बहुत अच्छे से करिएगा जाके। और क्लासेस सच में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। आप लोग जिस तरीके का मोटिवेशन दिखा रहे हो मेरे प्रति, वो सच में काबिले तारीफ है। मेरी पहली क्लास 1K के ऊपर समथिंग हो गई है, यानी कि वाचिंग की जो उसकी संख्या है ना, वो 1000 लोगों से ज्यादा लोगों ने देख ली है। ऐसी सारी क्लासेस पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उन कमेंट्स से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और हम और भी अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। तो देखो आज के सेशंस में जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में कि सेल्स, आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में नए चैप्टर के साथ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्स। और सेल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट यहीं पे कवर कर लेते हैं। और वो पार्ट्स हमारे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट्स है। बहुत अक्सर एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उस वाले चैप्टर्स के अंतर्गत हमारा क्या क्या बचा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे। उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेटा क्या करना होगा, हमें उसी चैप्टर से जुड़ी हुई बातों को एक बार फिर से रिकॉल करना होगा। देखो उस चैप्टर के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, हमने कहा वहां पे हमने चीजों को जोड़ना सीखा है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए हम लोग इसको जरूर लिख लेंगे। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। देखो जैसे कि सेरीकल्चर, सब लोगों ने नाम सुने होंगे। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ये उसी चैप्टर्स का लास्ट पार्ट है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर्स के बाद में फ्लोरीकल्चर। कौन सा बेटा? फ्लोरीकल्चर। और फ्लोरीकल्चर्स के बाद में बेटा इसी क्रम में फ्लोरीकल्चर्स के बाद में पिसीकल्चर। कौन सा बेटा? पिसीकल्चर। देखो एक एक पढ़ के हम लोग इनको लर्न करेंगे और ये बड़े काम के पॉइंट हैं और ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम्स में पक्का देखने को मिल जाएंगे। सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और पिसीकल्चर। पिसीकल्चर्स के बाद में डालते हैं सिल्वीकल्चर। क्या डालेंगे बेटा? सिल्वीकल्चर। और सिल्वी कल्चर कल्चर के बाद में बेटा हम लोग नेक्स्ट डालेंगे, सिल्वी कल्चर के बाद में वर्मी कल्चर। कौन सा बेटा? वर्मी कल्चर। कौन सा? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर के बाद में बेटा नेक्स्ट लिखेंगे यहीं पे विटी कल्चर। कौन सा? विटी कल्चर। कौन सा बेटा? विटी कल्चर। विटी कल्चर। और विटीकल्चर्स के बाद में लास्ट यहीं पे लिखेंगे बेटा, एक और लिख लेंगे यहीं पे विटीकल्चर्स के बाद में एपी कल्चर। कौन सा बेटा? एपी कल्चर। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमने कौन सा डाला बेटा? सबसे पहला हमने डाला सेरीकल्चर। कौन सा बेटा? सेरीकल्चर्स। चलो देखते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं। सेरीकल्चर्स के अंतर्गत किस चीज का पालन पोषण होता है? तो हमने कहा सेरीकल्चर के बीच में रेशम कीट पालन। किसका? सेरी का मतलब रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या, ये हमारे टर्मिनोलॉजी का लास्ट पार्ट है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सब्जी, सब्जी का उत्पादन। यानी किसका किसका उत्पादन करते हैं? सब्जी की खेती या सब्जी का उत्पादन, ऐसे लिख लेंगे, सब्जी की खेती। और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत फ्लोरी कल्चर यानी कि फूलों की खेती। क्या होगी बेटा? फूलों की
खेती, फूलों की खेती किसके अंतर्गत? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। हमने कहा पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन। क्या होता है बेटा? मछली पालन। पिसीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? मछली पालन। हमने कहा कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? वनों का पालन। किसका? वनों की खेती। क्या बोलेंगे? वनों का पालन। किसका? वनों का पालन पोष किसके अंतर्गत? वनों का पालन किसके अंतर्गत? हमने कहा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। हमने कहा विटीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग अंगूर की खेती क्या करते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत। वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम लोग करते हैं केचुआ पालन। क्या करते हैं बेटा? केचुआ पालन। क्या करते हैं? बोलो, केचुआ पालन। और हमने कहा विटीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? हमने कहा अंगूर की खेती। कौन सा बेटा? अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। और लास्ट हमारा यहीं पे एक और है जिसका नाम है एपीकल्चर। हमने कहा एपीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन। क्या करते हैं बेटा? मधुमक्खी पालन। क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का ये लास्ट पार्ट जो यहां से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनमें से एक दो पॉइंट्स अभी और जान लेंगे, इनमें से एक दो पॉइंट अभी और जान लेंगे, लिख लेंगे, इसी में एक दो पॉइंट और लिख लेंगे बेटा। चलो लिख लो, लिख लो, इसी में एक दो पॉइंट और लिखेंगे, लिखेंगे हार्टिकल्चर। कौन सा बेटा? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम अपने एग्जाम के हिसाब से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जहां से मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। और एक होता है मेरी कल्चर। कौन सा? मेरी कल्चर। मेरी कल्चर। मेरी कल्चर। तो देखो, मेरी कल्चर और हार्टिकल्चर ये दो और भी। ये देखो, हार्टिकल्चर कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? बागवानों का पालन। क्या होता है? बागवानी कृषि। क्या होती है? बागवानी कृषि। हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है? बागवानी कृषि होती है। किसके अंतर्गत है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत। और हमने कहा मेरी कल्चर के अलावा मेरी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? तो हमने कहा मछली को छोड़ के, मछली को छोड़ के सभी जीव जंतुओं का पालन इसी के अंतर्गत होता है। ऐसे लिख लेंगे, मछली को, मछली को छोड़कर, मछली को छोड़कर बाकी, मछली को छोड़कर समुद्र में जितने भी जीव जंतु होते हैं, मछली को छोड़कर समुद्र के अंदर, मछली को छोड़कर समुद्र में, समुद्र में जितने जीव जंतु होते हैं, जितने कितने जितने जीव जंतु, जितने जीव जंतु होते हैं उनका पालन, उनका पालन। मछली को छोड़ के समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका पालन कहाँ होता है? मेरी कल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? मेरी कल्चर के अंतर्गत हो। तो देखो, जा आओ, चलो एक बार शुरू से देखते हैं, एक बार शुरू से देखते हैं। और देखो, हमने सबसे पहले जाना सेरीकल्चर। हमने कहा रेशम कीट पालन। देखो, याद करते हुए चलेंगे। सेरी, सेरी का मतलब है, देखो सेरी, सेरी का मतलब साड़ी। और साड़ी काहे की बनती है बेटा? रेशम की। काहे की? रेशम की। तो सेरी मतलब साड़ी, साड़ी मतलब रेशम कीट पालन। ओलेरी, ओलेरी का मतलब देखो, देखो हम लिखाते आपको चाहते तो ये लिखा दिया, आप लोग लिख लोगे, लेकिन बड़ी बात क्या होगी? बड़ी बात ये कि आपको साथ साथ हम याद कराते हुए चल रहे हैं। जितना पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ आपको हर क्लास में रिकॉल करा रहे हैं और याद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, बड़ी बात क्या है, हम चाहें तो आपको एक अच्छा सा नोटबुक्स देके अच्छा सा कंटेंट यहाँ पे राइट करके आपको अपने बुक्स में राइट करवा दें और आप उसको लिख कर रख लो, तो वो बात नहीं है। वो लिख कर रखना बात नहीं बनती है, वो चीजें आपके माइंड में सेटअप हैं, आपको बहुत अच्छे से चीजें कंठस्थ हो गई हैं, वो बड़ी बात है। तो देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन वो चीजें अपने माइंड में सेटअप हो जाएं और धीरे धीरे हमें चीजें सारी याद होती जाएं, ये बड़ी बात है। और इसी के प्रारूप में आप जब चलोगे ना, तो आपको एग्जाम हॉल में आपका बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। आप प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बना लो 3-4 कलर यूजेस पेन करके, और आप बहुत अच्छा सुंदर सा नोट्स बना लो। बट अगर उसको आपको आता कुछ नहीं होगा उसका, तो फिर वो किसी काम की पढ़ाई नहीं है। आप
कम पढ़ो लेकिन आपको चीजें कंठस्थ हैं, आपको चीजें याद हैं, ये बड़ी बात है। और इसी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, मुझे चीजों को रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए, अपने माइंड में सेटअप करते हुए। तो देखो, हम कोशिश यही करते हैं कि क्लास हाल में ही आपको याद करा दें, लेकिन इन केस अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो धीरे धीरे चीजें होने लगेंगी। हम भरोसा दिला रहे हैं आपको कि धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छे से होने लगेंगी, यकीन मानना मेरी बात को। हमने कहा सेरी का मतलब साड़ी, साड़ी का मतलब रेशम। हमने कहा ओलेरी, ओलेरी का मतलब आलू, ओलेरी मतलब आलू, ओलेरी मतलब आलू। और आलू बेटा क्या है? एक प्रकार की सब्जी है। तो देखो, आलू क्या है? एक प्रकार की सब्जी है। याद हो गया, ओलेरी से आलू, आलू मतलब ओलेरी मतलब आलू, आलू एक सब्जी है। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी पालन। हमने कहा फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी, फ्लोरी से हम लोग याद करेंगे फ्लावर, फ्लोरी से हम लोग याद करेंगे फ्लावर। और हमने कहा फ्लावर बोले तो, फ्लावर बोले तो बेटा फूल, फ्लावर बोले तो बेटा फूल। अब देखो, फ्लोरी, फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूलों की खेती। पिसी, मिसी, पिसी, मिसी। और मिसी किसको बोलते हैं बेटा? मिसी किसको बोलते हैं? मिसी किसको बोलते हैं? बोलो, मिसी किसको बोलते हैं? मछली को। तो पिसी, मिसी, मिसी का मतलब मछली पालन, यानी कि सिल्वी कल्चर, वनों का पालन, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। केचुआ क्या है बेटा? केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। किसान का मित्र कौन कहलाता है? किसान का मित्र कौन होता है बेटा? किसान का मित्र केचुआ कहलाता है। किसान का मित्र कौन कहलाता है? केचुआ कहलाता है। ठीक है, तो वर्मी, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ पालन, विटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती, एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, और हमने कहा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी कृषि। कौन? बागवानी कृषि। और उसके साथ साथ हमने एक लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जामों में मुझे लगता है, जहां तक मुझे मानना है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो मछली को छोड़कर, मछली का पालन किसके अंतर्गत है? मछली का पालन किसके अंतर्गत है? हमने बताया पिसी कल्चर। मछली बोले तो पिसी कल्चर, मछली बोले तो, देखो हमने अभी जस्ट लिखाया, हमने कहा मछली बोले तो पिसी कल्चर। तो मछली को छोड़कर, मछली को छोड़कर बाकी सभी जी समुद्र के में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका पालन होता है। मछली को छोड़कर बाकी समुद्र में जितने जीव जंतु होते हैं उनका पालन पोषण, यानी कि उनका पालन किसके अंतर्गत? मेरी कल्चर के अंतर्गत। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यहां तक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो, तो इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी अब यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज एक नए चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल, जिसका नाम है सेल, जिसका नाम है बेटा सेल। क्या नाम है? जिसका नाम है सेल। सेल बोले तो कोशिका, सेल बोले तो कोशिका। आज इस चैप्टर पे हम लोग बातें करेंगे। सेल बोले तो कोशिका, सेल बोले तो कोशिका। चलो करते हैं इस पे बात। सेल्स बोले तो कोशिका, सेल्स बोले तो कोशिका। अब हमें यही पता होना चाहिए कि इस कोशिका के चैप्टर्स को हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कोशिका की शुरुआत करने से पहले मुझे दो चीजों पे अच्छे से बात करनी होगी। वो दो क्या होते हैं? देखो, कोशिका हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ आओ हम लोग दो पॉइंट्स पे बात करते हैं। हम लोगों ने अक्सर सुना भी है और इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग बात भी करते हैं। एक हम लोगों ने सुना होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इंग्लिश में भी लिख लेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक बेटा यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, हम चाहेंगे कि सेल्स आपको पढ़ा दें, लेकिन सेल्स से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स कोशिका। चलो इसको लिख लेंगे यूकैरियोटिक्स कोशिका, यूकैरियोटिक्स को सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूकैरियोटिक सेल और इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। चलो आओ
इस पे बात करते हैं हम लोग। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट हुई, चैप्टर स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरी बात जो हमने बार बार आप लोगों से हाथ जोड़ने जैसे रिक्वेस्ट किया था, हमने कहा था कि एक के चैप्टर है जिसका नाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये पूरी की पूरी बायोलॉजी का क्या है, बैकबोन है, पूरी की पूरी बायोलॉजी का बैकबोन है। और देखो, क्लास का मोस्टली लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जब भी आप कहीं पढ़ने जाओगे तो हमेशा लोग जब भी बायोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं तो कहां से करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? उनका एक ही रीजन होता है कि हमारे पूरे मानव शरीर का निर्माण कितनी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है, कोशिका बोले तो सेल से होता है। तो मोस्टली यहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और उस चैप्टर का कितना रोल होने वाला है, कितना महत्व होने वाला है, वो चीज अब हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आने लगेगी। देखो, चैप्टर की शुरुआत ही हमने की है, और शुरुआत में ही हमें वो चैप्टर कुछ याद दिलाने लगा। आप अगर सच में शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, सच में मेरी बातों को बहुत गहनता से ले रहे हो, तो देख लो एक मेरी बात को, कि हमने कहा था कि हम चीजों को सिर्फ पकड़ना सीखेंगे। और मुझे यहाँ पे ये दो वर्ड मुझे किसी चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं जो हमने आपको पहले जस्ट यानी कि इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से कवर कराया है। जरा देखो, जोर लगाओ और कोशिश करो कि कहां पे यहां पे मुझे कौन सा ऐसा वर्ड मिल रहा है जो भैया बार बार यहीं पे प्रेशर दे रहे हैं कि यहां पे एक वर्ड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा है। आओ समझते हैं कि क्या वो दर्शाना चाह रहा है। चलो देखो, एक वर्ड मुझे मिल गया जो हमने पहले अभी जस्ट 2 दिन पहले पढ़ा है, कैरियो। और याद करो बेटा, याद करो, याद करो बेटा, कि याद करो, याद करो मेरी पहली क्लास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की दूसरी क्लास या तीसरी क्लास, हमने कहा था कि जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक। तो जहां जहां कैरियो, तो यानी कि हमें सीधा सा इतना तो पता चल गया कि ये तो है केंद्रक, ये तो है केंद्रक। देखो उस चैप्टर का रोल निकलने लगा। हमने कहा ये तो है केंद्रक, ये तो है केंद्रक, कैरियो का मतलब केंद्रक। अब भैया बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो देखो, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब बेटा पहले होता है। प्रो का मतलब पहले, यानी कि वो सेल जो केंद्रक से पहले आ गई, यानी कि वो सेल जो केंद्रक से पहले आ गई। प्रो का मतलब पहले, प्रो का मतलब पहले, और कैरियो का मतलब केंद्रक, यानी कि वो सेल जो केंद्रक से पहले आ गई, यानी कि क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। यानी कि वो सेल जो केंद्रक से पहले बन के आ गई, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं है। तो हमें एक सीधा सा पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, तो हमारा उत्तर है इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं मिलता है। ऐसे लिख लेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं मिलता, प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं मिलता है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं है। और यूकैरियोटिक, कैरियोटिक्स, कैरियो का मतलब केंद्रक, यू का मतलब बाद में, यानी कि वो सेल, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। तो हमें एक सीधा सा पॉइंट समझ में आ गया बेटा कि प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोटिक्स में केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक्स में केंद्रक होता है। तो यही पॉइंट हमें सच में जानना था, जो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। देखो, हमने कहा पहले तो हम वर्ड देखेंगे, जहां हाइड्रो वहां पानी, जहां हाइग्रो वहां आर्द्रता, जहां जीरो वहां सूखा, जहां कार्डियो वहां हृदय, जहां ऑर्निथो वहां पक्षी, जहां लैक्ट वहां दूध और दही, जहां एंटीमो वहां वहां कीट, और जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत, जहां जहां माइको वहां वहां कवक, जहां जहां फाइको वहां वहां शैवाल, जहां जहां एंड्रो वहां वहां पुरुष, जहां जहां गाइनो वहां वहां महिला, जहां जहां
क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान, जहां जहां पायरो वहां वहां अति अधिक तापमान, जहां जहां राइनो वहां वहां नाक, जहां जहां सिस्मो वहां वहां वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बोले तो कंपन, जहां जहां हिमेट वहां वहां रक्त, जहां जहां हिस्टो वहां वहां ऊतक, जहां जहां एनजीओ वहां वहां धमनी व सिरा, और जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक। देखो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी में मुझे यही पढ़ना था जो हमने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले पूरा का पूरा रिवाइज कराया। मुझे पूरी टर्मिनोलॉजी में सिर्फ यही चीज जाननी है। हमने इसके अंदर बहुत फैक्ट पॉइंट लिखाए हैं कि हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइग्रोमीटर, कार्डियोलॉजी, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर बताई है। तो वो आप याद कर लोगे, मुझे पता है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार आप उस पर काम करोगे तो सच में हम यकीन दिला रहे हैं कि वो चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। अब मेन बात क्या होती है कि हमें अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि भैया का मतलब सिर्फ सीधा सा यही था कि हाइड्रो होगा तो पानी होगा, हाइग्रो होगा तो आर्द्रता होगी, जीरो होगा तो सूखा होगा, कार्डियो होगी तो हृदय होगा। तो देखो कैरियो होगा तो केंद्रक होगा, कैरियो होगा तो केंद्रक होगा। हमें कुछ नहीं अगर प्रोकैरियोटिक्स लिख के आ जाए, कैरियो लिख के आ गया, हमें पक्का पता चल गया कि ये संबंध इसका किससे है, केंद्रक से है। अब जब देखो हमने ये कैरियो का मतलब केंद्रक और प्रो का मतलब पहले, यानी कि केंद्रक के पहले जो सेल आ गई उनका नाम प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि केंद्रक के पहले आ गई, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं है, यानी कि केंद्रक नहीं है। इसको हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन। कौन होती है केंद्रक विहीन? यूकैरियोटिक्स। कौन होती है? यूकैरियोटिक्स। और हमने कहा केंद्रक युक्त, इसको कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में केंद्रक युक्त, केंद्रक युक्त। केंद्रक युक्त कौन होता है बेटा? तो हमने कहा यूकैरियोटिक सेल। बताओ ये चीज आपको लोगों को समझ आई? क्या होता है प्रोकैरियोटिक्स, क्या होता है यूकैरियोटिक्स? देखो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने कहा कि सेल को पढ़ने से पहले मुझे ये इन 2 पॉइंट्स पे बात करनी होगी, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। जो 2 सेल्स हैं, एक का नाम प्रोकैरियोटिक सेल है और एक का नाम बेटा यूकैरियोटिक सेल है। एक का नाम प्रोकैरियोटिक सेल है और एक का नाम यूकैरियोटिक सेल है। हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन होती है और यूकैरियोटिक सेल कौन होती है, हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। हमने सीधा सा पॉइंट उठाया कैरियो, हमने कैरियो का मतलब केंद्रक, प्रो का मतलब पहले। हमने कहा वो सेल्स जो केंद्रक के पहले बन चुकी हैं, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं है, तो हमने कहा इसमें केंद्रक नहीं मिलता है, यानी कि ये केंद्रक विहीन है। हमने कहा वो सेल्स जो केंद्रक के बाद आई, हमने कहा केंद्रक युक्त है, यानी कि उनमें केंद्रक समाहित है। हमने कहा केंद्रक होता है, केंद्रक युक्त है। तो इस तरीके से हमने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छे से और यूकैरियोटिक सेल को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। देखो टर्मिनोलॉजी का हमने लास्ट पॉइंट भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। हमने सारा का सारा आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर करा दिया। क्या होता है सेरी? सेरी का मतलब साड़ी। क्या होता है सेरी? सेरी का मतलब साड़ी। रेशम कीट पालन, रेशम की साड़ी होती है। हमने कहा ओलेरी कल्चर, सब्जी पालन, ओलेरी से आलू। हमने कहा फ्लोरी कल्चर, फूलों की खेती, पिसी कल्चर, मछली पालन, सिल्वी कल्चर, वनों का पालन। और हमने कहा वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, विटी कल्चर, अंगूर की खेती। हमने कहा मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत? एपीकल्चर के अंतर्गत। हमने कहा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी कृषि। और हमने कहा मेरी कल्चर, मछली को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? उनका पालन किसके अंतर्गत? मेरी कल्चर के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल। देखो हम आपको फ्लो फ्लो का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको वन टाइम्स पढ़ाएंगे, इतने धैर्य के साथ पढ़ाएंगे, इतने शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे कि एक 1 टाइम्स ये आपका 10 टाइम्स से भी ज्यादा होना चाहिए। एक बार पढ़ो, 100 बार मत पढ़ो, एक बार पढ़ो, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ में और बेस्ट कंटेंट के साथ में पूरी की पूरी साइंस पढ़ लो। बार बार पढ़ने का आपको कोई जरूरत नहीं होने वाली है। एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, आपकी ये साइंस स्टैटिक्स पोर्शन जो हमेशा काम आने वाला है, चाहे आप 1 साल बाद एग्जाम दो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, जब दोगे यही साइंस, यही सेल्स आपकी वहां काम करेगी। कभी ना चेंज होने वाली पोर्शन है कौन? साइंस। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स।
हमने कहा एक मकान को बनाने के लिए जिस प्रकार नींव की आवश्यकता होती है, एक मकान को बनाने के लिए जिस प्रकार नींव की आवश्यकता होती है, भाई हमें एक मकान खड़ा करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी नींव को खड़ा करते हैं। नींव को बनाएंगे तभी उसके ऊपर मकान खड़ा करते हैं। ऐसी बेटा एक मानव शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले एक सेल्स को पढ़ना होता है। किसको? एक सेल को पढ़ना होता है। देखो, जब सेल्स को पढ़ना होता है, सेल्स से ही क्या निर्माण होता है, मानव के शरीर का निर्माण होता है। हमने कहा बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, मनुष्य के शरीर का निर्माण करती हैं। चलो, और हमने कहा कि बायोलॉजी के अंतर्गत सच में क्या पढ़ना है, सच में यही पढ़ना है। सच में पढ़ना क्या है, पूरे समूचे शरीर को निर्माण कराना है, पूरे समूचे शरीर का निर्माण कराना है, पूरे समूचे शरीर का निर्माण कराना है। किसका निर्माण कराना है? पूरे शरीर समूचे शरीर का निर्माण। इस शरीर का निर्माण करना है तो हमने कहा बहुत सारी कोशिकाएं किससे मिलके बनती हैं, हमने कहा टिश्यू से मिलके बनती है। किससे? टिश्यू। टिश्यू का मतलब ऊतक। और हमने कहा बहुत सारे टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, हमने कहा बहुत सारे टिश्यू किससे मिलके बनते हैं, तो हमने कहा बहुत सारे टिश्यू अंग से मिलके बनते हैं। किससे? अंग। अंग बोले, हमने कहा बहुत सारे टिश्यू किससे? ऑर्गन से। ऑर्गन बोले तो अंग, ऑर्गन बोले तो अंग। और हमने कहा बहुत सारे अंग किससे मिलके बनते हैं, तो हमने कहा सिस्टम से। किससे बेटा? सिस्टम से। बहुत सारे सिस्टम क्या मिलके बनाते हैं? अंग्स, अंग। तो सिस्टम बोले तो तंत्र, सिस्टम बोले तो तंत्र। और हमने कहा बहुत सारे सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम किससे मिलके बनता है, यानी कि बहुत सारे सिस्टम से मिलके किसका निर्माण होता है? शरीर। शरीर बोले तो बॉडी। तो देखो, ये होता है हमारे बॉडी का एक प्रोसेस, एक बॉडी के निर्माण का प्रोसेस होता है यही, कि सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। सेल से क्या बनेंगे? ऊतक। टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से क्या होगा? अंग बनेंगे, अंग से क्या होगा? सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से क्या बनेगा? शरीर बनेगा। तो ये कितने स्टेप हो गए? ये टोटल स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 5। ओनली 5 स्टेप आप फॉलो कर लो, आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी खत्म। यही है हमारी पूरी बायोलॉजी, और खत्म आपकी बायोलॉजी, आपकी बायोलॉजी खत्म। अब आप ये कह दो कि भैया कैसे, बस खत्म, ऐसे खत्म। देखो, बहुत सारी सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स के अंतर्गत हम सारी सेल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सारी सेल्स पढ़ेंगे। सेल्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्लड वगैरह पढ़ेंगे। टिश्यू के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के अंदर हम लोग ब्लड को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? टिश्यू के अंतर्गत हम लोग किसको? ब्लड को कवर करेंगे। अंग, अंग बोले तो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीवर वगैरह, ये क्या है हमारे? यकृत, यकृत, किडनी, ये सारे हमारी बॉडी के क्या हैं? यकृत, किडनी, ऐसे बहुत सारे हमारे अंग हैं। स्किन, स्किन बोले तो त्वचा। इन सब चीजों को हम लोग कहां पढ़ेंगे? ऑर्गन्स के बारे में। और ऑर्गन्स हमने कहा, ऑर्गन्स से किसका? सिस्टम। सिस्टम के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे? हम लोग पाचन तंत्र यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे पाचन तंत्र पढ़ेंगे, यहीं पे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, यहीं पे श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, यहीं पे उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, यहीं पे रुधिर प्रसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। जितने भी तंत्र होंगे हम यहाँ पढ़ेंगे, जितने भी बॉडी के अंदर अंग होंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्लड को यहाँ पे कवर करेंगे। सेल्स के अंतर्गत हम सारी कोशिकाओं को पढ़ेंगे। किनको? सारी की सारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको कवर करेंगे। और जब ये सारे स्टेप हम लोग फॉलो कर ले जाएंगे तो हमारे एक समूचे शरीर का निर्माण हो जाएगा, जिसका नाम बॉडी। बॉडी बोले तो शरीर, यानी कि मानो कि हमें इसका निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? हमने कहा हमें इसका निर्माण करना है। और इसका निर्माण करने के लिए देखो, बायोलॉजी पढ़ना, शरीर का निर्माण करना। भाई बायोलॉजी पढ़ना, एक समूचे शरीर का निर्माण करना। बस हमारा सीधा सा अर्थ यही है कि बायोलॉजी पढ़ना, एक समूचे शरीर का निर्माण करना। और समूचे शरीर का निर्माण करने के लिए हमें ओनली 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। और ये 5 स्टेप हम फॉलो कर ले जाएंगे, हमारे एक समूचे शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो आओ, चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखो, एक सिस्टम से पढ़ेंगे, पहले सेल्स पढ़ेंगे, फिर टिश्यू पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फिर तंत्र पढ़ेंगे। और तंत्र के बाद में हमारे पूरे समूचे शरीर का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पूरे समूचे शरीर का निर्माण हो गया, हमारी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। चलो,
स्टार्ट करते हैं सेल। देखो सेल्स को स्टार्ट करने के लिए कितना वक्त लग गया, लेकिन आप ये मानना कि ये आपका वक्त बर्बाद नहीं जा रहा है, आपको बहुत सारी चीजें यहीं पे समझ आ रही हैं। प्रोकैरियोटिक्स जान लिया, यूकैरियोटिक्स जान लिया, एक स्टेप जान लिया कि किससे किसका निर्माण होता है, कोशिका का टिश्यू, टिश्यू का ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का सिस्टम, सिस्टम का बॉडी। तो एक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेल्स बोले तो कोशिका, सेल्स बोले तो कोशिका। चलो आओ बात करते हैं कोशिका से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हैं। चलो सेल्स बोले तो कोशिका, आओ कोशिका पे बात करते हैं। कोशिका से कितने पॉइंट बनेंगे, आओ समझते हैं सभी लोग। चलो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका के खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा, रॉबर्ट हुक। कब की, तो इसको भी हम लोग यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे, 1665 ईस्वी में की। कब की, 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है, कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट हुक है। कब की, 1665 में की। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, चलो कोशिका का अध्ययन बेटा साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं बेटा, साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलो कोशिका, कोशिका ऐसे ही आप लोग राइट डाउन कर लेना अच्छे से। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, हमने कहा कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कैसे लिख देंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो आओ इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको सही से लिख लेंगे। कैसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सेल ऑफ स्ट्रक्चरल, सेल, सेल ऑफ स्ट्रक्चरल, सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट, सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कौन, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की कैसी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम रॉबर्ट हुक है। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है। हमने कहा इसका अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमने कहा इसी को सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। चलो आओ, ये जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजी, ये कैसी कोशिका थी, तो बेटा ये मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। कैसी बेटा, मरी हुई कोशिका थी। ठीक है, मरी हुई कोशिका थी, यानी कि कैसी सेल, डेड सेल थी। कैसी सेल थी बेटा, डेड सेल थी, डेड सेल। अब इस सेल को इन्होंने कहां पे खोजा, चलो इसको भी यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। इसको इन्होंने कहां पे, ये मरी हुई कोशिका इन्होंने खोजी। किसने खोजी बेटा, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक महोदय ने ये मरी हुई कोशिका को खोजा। तो बेटा इसको कहां पे खोजा, तो इसको बेटा इन्होंने कार्क की लकड़ी पे खोजा। कहां पे खोजा, कार्क की लकड़ी पे, कार्क की लकड़ी पे, कार की लकड़ी की छाल पे। ऐसे लिख लेना, कार की लकड़ी, कार की लकड़ी की छाल में, है ना, कार की लकड़ी की छाल में, कार की लकड़ी के छाल में इस मरी हुई कोशिका को खोजने का काम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। चलो देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा कार्क के बारे में कि क्या होता है कार्क। तो देखो कार्क
आजकल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज के करीब 10-20 साल बैक पे आप जब चले जाओगे तो हम लोग देखते थे कि कार की लकड़ी, जो होम्योपैथिक के जो हाल होते थे, जहां होम्योपैथिक्स की दवाएं मिलती थी, हम लोग या तो वहां उस लकड़ी को देख पाते थे, या आज के करीब 30-40 साल पहले जब हम लोगों को घर घर में जो सिरप आते थे, आजकल जो सिरप आते हैं हम लोग देखते हैं उनमें प्लास्टिक के कवर है, एल्यूमिनियम के कवर होते हैं, कैप्स जो होते हैं ना। जब पहले सिरप आया करते थे तो उसमें बेटा ये इस टाइप्स के कैप्स नहीं आते थे, उसमें कार की लकड़ी के कैप लगे होते थे, ऐसे जैसे सिरप है उसके ऊपर ऐसे ही घुसा हुआ होता था। तो यानी कि वो थी कार की लकड़ी। आजकल भी आप जब बहुत पुराने होम्यो हॉल में चले जाओगे, जो पुराना है, जो लगभग 30-40 साल पुराना है, वहां पे देखना जाके जो ब्लू ब्लू कलर की बड़ी सी बोतल रखी होती है, उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगा होता, उनके ऊपर एक लकड़ी जैसा कैप लगा होता है, वही होती थी कार की लकड़ी। तो वो कार की लकड़ी पे क्या, वो उस कार की लकड़ी की छाल पे क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। और उन्होंने ये जितना कुछ भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ये जितना जो कुछ भी हमने कोशिका से रिलेटेड आपको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, आओ इन सब चीजों का विवरण अब रॉबर्ट हुक महोदय ने अपनी बुक, एक इन्होंने बुक लिखी जो बहुत ही बहुचर्चित बुक है, बहुत ही प्रख्यात बुक है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न। देखो ये चीजें तो सबको पता होंगी, ओवरऑल सब बच्चा ये चीजें पढ़ लेता है। खोज आपको नॉर्मल बुक्स में मिल जाएगा। रॉबर्ट हुक कब? 1665 में। अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमने कहा इसी को इंग्लिश में कह देते सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमने कहा मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी जो खोजी थी? मरी हुई कोशिका, डेड सेल थी। हमने कहा ये कहां पे खोजा? कार की लकड़ी पे, कार की लकड़ी की छाल में। लेकिन इन सब चीजों का विवरण, जितना जो कुछ भी हमने लिखा दिया, ये सारा का सारा विवरण किन्होंने? बेटा रॉबर्ट हुक महोदय ने ये सारा का सारा विवरण, ये सारा का सारा विवरण अपनी बुक इनकी एक बहुत ही बहुचर्चित बुक है, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया। क्या नाम है बेटा? माइकोग्राफिया। क्या नाम है? माइकोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम है? बताओ बेटा। कोई आपसे पूछेगा तो आप बता ले जाओगे बड़ी आसानी से कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम बेटा क्या है? माइकोग्राफिया है। क्या है? माइकोग्राफिया है। तो बताओ, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि क्या है कोशिका। रॉबर्ट हुक ने खोजा, 1665 में खोजा। हमने कहा अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत। हमने कहा कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। हमने कहा जो कोशिका इन्होंने खोजी थी रॉबर्ट हुक महोदय ने, वो कैसी थी? मरी हुई कोशिका थी, डेड सेल थी। हमने कहा कहां पे खोजा? हमने कहा कहां पे खोजा? तो हमें पता चला कि खोजने का काम इन्होंने कहां पे किया था बेटा? तो हमने बताया कार की लकड़ी पे। और कार की लकड़ी के लिए भी हमने बता दिया कि आज के 20-25 साल पहले सिरप के कैप्स के रूप में आती थी। और हमने कहा इन सब चीजों का विवरण इन्होंने अपनी बुक, ये किन की बुक है? ये किन की बुक है बेटा? ये किन की बुक है? रॉबर्ट हुक की बुक है। क्या नाम है? माइकोग्राफिया। तो ये सारा का सारा विवरण, ये सारा का सारा सार मुझे किसका दिख रहा है? एक मरी हुई कोशिका का, एक मरी हुई कोशिका का। चलो जानते हैं, जब मरी हुई कोशिका को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, जीवित कोशिका के बारे में भी तो पढ़ लेते हैं। कि भैया आपने ये तो बता दिया कि मरी हुई कोशिका को खोजने का काम रॉबर्ट हुक ने किया, तो भैया जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को किसने खोजा? चलो तो जीवित कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं कि जीवित कोशिका को खोजने वाले व्यक्ति, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को किसने खोजा? जीवित कोशिका को किसने खोजा? चलो इस पे बात करते हैं। तो देखो जीवित कोशिका को खोजने वाले व्यक्ति कौन है, उनका नाम क्या है? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है बेटा? ल्यूवेन एंटोनी ल्यूवेनहॉक पूरा नाम होता है, आप इतना लिख लो, ल्यूवेनहॉक। क्या है बेटा इनका नाम? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है ल्यूवेनहॉक।
क्या नाम है बेटा? ल्यूवेनहॉक। अब इसको इन्होंने खोजा तो कब खोजा? तो देखो इनका जो खोजने का ईयर्स था वो था 1674। कब था बेटा? 1674। मरी हुई कोशिका को रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका को जब खोजा किन्होंने? ल्यूवेनहॉक ने। तो बेटा कब खोजा? 1674 में। कब खोजा? 1674 में। ये इन्होंने जीवित कोशिका को खोजा। फिर हमें यहीं पे जानना होगा कि ये जो जीवित कोशिका है, ये जो जीवित कोशिका है, इसको खोजने का काम तो बेटा रॉबर्ट किसने? ल्यूवेनहॉक ने कर दिया। लेकिन ये इसको भी तो कहीं पे खोजा होगा। तो इन्होंने इसको कहां पे खोजा? तालाब के जल पे। कहां पे खोजा बेटा? तालाब के जल में। तालाब के जल में कहां पे खोजा? अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको आपको राइट डाउन करा रहे हैं। तालाब के जल में। कहां पे खोजा है? तालाब के जल में। कहां पे खोजा? तालाब के जल में। चलो इसी से जुड़ी हुई और बातें कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक ने और भी हमें डिस्कवरी दी है, फादर ऑफ बैक्टीरिया ये भी है। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बेटा ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? यही ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सब लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे ही आप लोग चीजों को अच्छे से समझते रहिए, और ये सारे पॉइंट जितने हम आपको राइट डाउन करा रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स देंगे, बड़ी वेटेज इनकी समझ में आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो इनका वेटेज आप लोगों को सीधे से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने कहा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया, हम बता देंगे बिना आंख देखे, फादर ऑफ बैक्टीरिया मतलब है ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिका को खोजने वाले व्यक्ति ल्यूवेनहॉक कब? 1674 पे। कहां पे खोजा? कहां पे खोजा बेटा? तालाब के जल में। तो इस तरीके से हमने क्या जान लिया? इस तरीके से हमने क्या क्या जान लिया? एक तो हमने जीवित कोशिका को पहले, उससे पहले हमने मरी हुई कोशिका को पढ़ा। हमने कहा सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। हमने कहा अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत हमने कहा कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमने कहा इसी को इंग्लिश में कह देते सेल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमने कहा मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। हमने कि कहां पे खोजा? हमने कहा कार की लकड़ी की छाल पे खोजा। हमने कहा इन सब चीजों का विवरण है, जितना मुझे ये दिख रहा है, इन सब चीजों का इन्होंने विवरण कहां पे दिया? अपनी बुक माइकोग्राफिया में। फिर हमने क्या किया बेटा? फिर हमने इसके साथ साथ फिर हमने जीवित कोशिका, हमने कहा मरी हुई कोशिका तो पढ़ ली, अब जीवित कोशिका को भी पढ़ना होगा। तो हमने कहा जीवित कोशिका को खोजने वाले व्यक्ति का नाम है, हमने कहा ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक। हमने कहा कब खोजा? हमने कहा 1674 में खोजा। कब खोजा? 1674 में खोजा। हमने कहा इसको खोजने का कार्य इन्होंने कहां किया? तो हमने कहा तालाब के जल पे। कहां पे? तालाब के जल में। तालाब के जल में सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ को देखा था। किसको देखा था? प्रोटोजोआ को देखा था। और फादर ऑफ बैक्टीरिया भी यही कहलाए जाते हैं। कौन? जीवाणु की, यानी कि बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो बेटा जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम भी ल्यूवेनहॉक है। जीवित कोशिका बोले तो लिविंग सेल्स, इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं लिविंग सेल्स। क्या कह सकते हैं? लिविंग सेल्स। यानी कि लिविंग सेल्स की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिस्कवरी और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों को चीजें अच्छे से कवर होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने जीवित कोशिका और मरी हुई कोशिका को कवर कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स को कवर कर लिया। इसके साथ साथ हमने टर्मिनोलॉजी का जो लास्ट था, जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब लगाएंगे हम लोग हेडिंग सेल थ्योरी। सेल थ्योरी लगाओ हेडिंग बेटा, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी लगाओ हेडिंग, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी बोले तो कोशिका सिद्धांत। चलो आओ इस पे बात करते हैं हम लोग।
क्या ही है कोशिका सिद्धांत? चलो आओ समझते हैं। सेल थ्योरी का मतलब कोशिका सिद्धांत। हमने कहा कोशिका सिद्धांत देने का काम किसने किया? कोशिका सिद्धांत देने का काम किसने किया? हमने कहा कोशिका सिद्धांत को देने का काम स्लाइडन व स्वान ने किया। यानी कि इसका प्रतिपादन, सेल थ्योरी का प्रतिपादन, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो हमने कहा स्लाइडन। दो वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन और हमने कहा स्लाइडन व स्वान। स्लाइडन व स्वान, स्लाइडन व स्वान, क्या नाम है बेटा? स्लाइडन व स्वान। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी देने का काम किसने किया था? तो हमने कहा सेल थ्योरी देने का काम स्लाइडन व स्वान ने किया। किसने किया? स्लाइडन व स्वान ने किया। अब यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये स्लाइडन और स्वान ने इस थ्योरी के अंतर्गत क्या बताया, क्या ही बताया होगा जब सेल थ्योरी दी होगी, तो इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया होगा? आओ चलो समझते हैं कि इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले पहली बात हम लोग यहीं पे एक ये पॉइंट समझ लेंगे कि स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये स्लाइडन का पहला वर्ड काहे से स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है। ये स्वान का पहला वर्ड काहे से स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है। इसीलिए इस थ्योरी को, इसीलिए इस थ्योरी को बेटा, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग एक और भी नाम दे देते हैं। इसी थ्योरी को हम लोग कह देते हैं एसएस थ्योरी भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? उसका रीजन हमने आपको बता दिया। क्यों कह देते हैं? उसका रीजन हमने आप लोगों को समझा दिया। एसएस थ्योरी का मतलब एस का, स्लाइडन का पहला वर्ड एस और स्वान का पहला वर्ड एस, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग एसएस थ्योरी, चाहे कोशिका सिद्धांत बोले, चाहे सेल थ्योरी बोले, चाहे एसएस थ्योरी बोले। आओ चलो समझते हैं कि इस थ्योरी के अंतर्गत भैया इन्होंने क्या यहाँ पे क्या बताया। चलो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा? इस थ्योरी के अंतर्गत भाई साहब इन्होंने ये बताया, इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। शरीर का निर्माण, इनका पहला कथन था कि शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, हमारी पूरे शरीर का निर्माण काहे से होता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से। तो शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। चलो ये जान लिया हमने। ये किसने कहा? स्लाइडन और स्वान ने कहा कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। यहीं पे इन्होंने एक दूसरा पॉइंट भी बताया कि शरीर का निर्माण भाई साहब कोशिका से होता है, तो कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका का निर्माण, चलो कोशिका का निर्माण किसका? कोशिका का, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है बेटा? कोशिका विभाजन से होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। देखो शरीर का निर्माण काहे से होता है? शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण काहे से होता है? कोशिका से होता है। और कोशिका का निर्माण काहे से होता है? कोशिका विभाजन से होता है। समझने वाली बात है। बड़े सिंपल से पॉइंट हैं और बड़े लॉजिकल पॉइंट हैं और बड़े काम के पॉइंट हैं। हमारे शरीर का निर्माण काहे से होता है? हम आंख बंद करके बता देंगे कि भैया छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमने अभी बताया कि कोशिका का निर्माण टिश्यू, टिश्यू का निर्माण हमने कहा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का निर्माण हमने कहा सिस्टम, सिस्टम का निर्माण हमने कहा मनुष्य, बोले तो मानव शरीर, मानव शरीर मतलब बॉडी। ठीक है, तो एक समूचे शरीर का निर्माण करना है तो एक छोटे छोटे स्टेप से बढ़ते हुए जाना होगा। ऐसे ही हमने कहा कि इन चीजों को बताने का काम किसने किया? ये सेल थ्योरी, ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है, ये दो वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडन और एक वैज्ञानिक का नाम है स्वान। ये स्लाइडन और स्वान ने इन्हीं के पहले वर्ड के अनुसार,
स्लाइडन का पहला वर्ड एस, स्वान का पहला वर्ड एस, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं एसएस थ्योरी। क्या कह देते हैं बेटा? इसीलिए इसी कोशिका सिद्धांत को हम लोग एसएस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसएस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरी के अंतर्गत स्लाइडन महोदय ने, किन्होंने? स्लाइडन महोदय ने, और किन्होंने? स्वान महोदय ने। इन दोनों व्यक्तियों ने बताया कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है और कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका विभाजन से होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने आज टर्मिनोलॉजी का लास्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। हमने बहुत सारे हमने सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऐसे पिसिकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर, सारे कल्चर्स को हमने फॉलो किया और उनसे जुड़ी हुई जितनी बातें थी उनको भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके साथ साथ फिर हमने कहा आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमने कहा इस चैप्टर्स का नाम है बेटा सेल। क्या नाम है? सेल। हमने कहा सेल बोले तो कोशिका। हमने कहा कोशिका से जुड़ी हुई जितनी सारी बातें होंगी हम लोग धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, देखो 3 क्लासेस मेरी टर्मिनोलॉजी में हुई है। पहली क्लास मेरी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके साथ साथ आज हम लोग, वैसे देखा जाए तो आज हम लोग ये 5वीं क्लास करने जा रहे हैं और एक 5वीं क्लास में हम लोग तीसरे नंबर चैप्टर पे पहुंच गए। पहली क्लास में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी और तीसरी क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल। यानी कि क्लास का जो नंबर्स देखेंगे तो 5वीं क्लास है और वैसे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो तीसरी चैप्टर्स है। कौन सी? तीसरी चैप्टर है। तो एक तरीके से हमारा जो पढ़ाने का फ्लो है वो ना तो कम है और ना भी ज्यादा है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसी फ्लो में हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे। और भरोसा रखना मुझ पे कि जब तक बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। रेलवे ग्रुप डी के पहले पहले हम आपकी पूरी की पूरी साइंस कोशिश यही करेंगे कि एक दो बार पूरी की पूरी रिकॉल हो जाए, पूरी की पूरी पढ़ जाए, उसके साथ साथ रिकॉल भी हो जाए और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासेस को करते हुए जाएंगे। और हाँ, मेरा एक आप लोगों से खासकर विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितना भी हम आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो स्टूडेंट हमसे पहले पढ़ चुके हैं और जो हमसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उस प्रॉपर नोट्स को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे बेहतरीन वे पे। हमने पहले भी कहा है कि जिस इंसान का जितना ज्यादा पेन चलता है उतना ज्यादा उसका माइंड चलता है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उस पर वर्क कितना कर रहे हो। तो अच्छे से क्लासेस को करिएगा, डेली एक रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। डेली क्लासेस आपकी यूट्यूब पे आएंगी, डेली की डेली बेसिस पे आपको साइंस की क्लासेस मिलती रहेंगी। आगे करेंगे प्रैक्टिस सेशन, बहुत अच्छे लेवल के करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले करेंगे। आई प्रॉमिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले हम लोग सेशंस करेंगे। एक बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे। तो पहले आधार को मजबूत करना होगा। अब आज हम अब आपसे कहें कि जाओ साइंस का मॉक टेस्ट दे लो जाके, जब आपको यही नहीं पता कि डाइजेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, और अगर वहां से क्वेश्चन कर दिया गया तो भाई साहब आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने आधार को मजबूत बनाओ, एक बेसिक कंटेंट के साथ में पूरा प्रॉपर एक पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस एक बार पढ़ो, एक बेहतरीन नोट्स बनाओ, उसके बाद में उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में भाई साहब फिर क्या करना है हम लोगों को? फिर उस पर हमें प्रैक्टिस पे जाना है। जब वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, तो हम यकीन दिलाते हैं कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे, मॉक टेस्ट पे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने सेल्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे सेल्स को भी हम लोग 1-2 दिन में पढ़ेंगे और 1-2 दिन में जैसे ही हमारा सेल्स खत्म होने के करीब आएगा हम लोग एक पूरे के पूरे सेल्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे, जैसे हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो क्लासेस को डेली बेसिस पे लीजिएगा और देखो बेहतरीन तरीके से मेरी क्लासेस चल रही हैं, अच्छा वॉचिंग भी जा रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है, देखो जो मेरे अंदर कमी है वो उसको ही आप ही लोग बताने वाले हो, जो अच्छाई है वो आप लोग ऑलरेडी बता रहे हो। जो कमी है कि स्पीड ज्यादा है, कम है, फ्लो वॉइस क्लियर है, नहीं है,
चीजें समझ आ रही हैं नहीं है, तो जो चीज आपको मेरे अंदर दिखती है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। देखो चीजें एक दिन में नहीं होती, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से चीजें एक दिन जरूर हो जाती हैं, और हम लोग उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि वो दिन मेरा कब होगा। भाई साहब वक्त को भी टाइम लगता है वक्त बदलने में, एक दिन में वक्त नहीं बदलता है, एक दिन में वक्त नहीं बदलता है। वक्त का क्या है, वक्त हमारा भी आएगा। कहते हैं ना कि एक रात दरिया का किनारा भी होगा, एक रात दरिया का किनारा भी होगा, और वक्त का क्या है, एक दिन हमारा भी होगा। तो हमारा भी वक्त आएगा, बस उस वक्त का हम लोग इंतजार करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई को रेगुलरिटी बेस पे करते रहते हैं। चलो ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से सभी लोग पढ़ाई करिएगा, बेहतरीन वे पे रेगुलरिटी बेस पे पढ़ाई करिएगा। और हाँ, जाते जाते आपसे हम दो बातें और कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन जैसा है। चैनल को लाइक भी करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स डालिएगा, जो मुझ में आपको दिखता है अच्छा डालिएगा। आपको कुछ कमी समझ में आ रही तो कमी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सुधार करेंगे। बाकी एक लाइक करिएगा, एक कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने प्यारे दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।